तो आज की वीडियो में अपन पैथोलॉजी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन्फ्लेमेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेमेशन। क्यों इन्फ्लेमेशन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है? क्योंकि हमको एज ए डॉक्टर को हमको जब हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस के टाइम रोज़ इन्फ्लेमेशन के कई केसेस देखने को मिलेंगे। एक दो केसेस नहीं, कई केसेस। तो अब आपको लग रहा होगा कि इन्फ्लेमेशन किसी तरह की बीमारी होगी, है ना? नहीं, इन्फ्लेमेशन खुद कोई बीमारी नहीं है। इन्फ्लेमेशन तो इनफैक्ट हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स है, हमारी बॉडी का एक डिफेंस रेस्पॉन्स है। ये किसी तरह की बीमारी नहीं है, ये हमारी बॉडी का एक डिफेंस रेस्पॉन्स है। आमतौर पर अगर अभी तक हमने इन्फ्लेमेशन के बारे में कुछ नहीं पढ़ा और अपन इन्फ्लेमेशन की बात करें, आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा? तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सूजन, ठीक है, एरिया स्वेलअप हो जाता है, स्वेलिंग, और आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा? रेडनेस, पेन। तो बेसिकली आपके दिमाग में ये चीज़ें आ रही होगी। तो ये चीज़ें बेसिकली इन्फ्लेमेशन नहीं है, ये चीज़ें इन्फ्लेमेशन के कार्डिनल साइंस होते हैं। इनके बारे में भी अपन अभी सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इन्फ्लेमेशन क्या होता है? तो हमारी बॉडी का कोई भी सेल, ठीक है, हमारी बॉडी का कोई भी सेल, चाहे वो CNS का सेल हो, चाहे वो GIT का सेल हो, चाहे वो स्किन का सेल हो, चाहे किडनी का सेल हो, कोई भी सेल किसी भी तरह से डैमेज हो, किसी भी तरह से इंजर्ड हो, उस सेल की हो रही है इंजरी। किसी भी तरह से, चाहे वो फिजिकली ट्रॉमा हो, किसी भी तरह का उसको ट्रॉमा हो रहा हो, या कोई केमिकल ट्रॉमा हो रहा हो, कोई उस पर एसिड लग गया हो, या उसके ऊपर कोई माइक्रोबियल अटैक हो गया हो, ठीक है, या उस पर रेडिएशन के कारण इंजरी हो गई हो, बर्न, थर्मल इंजरी हो गई हो, बर्न हो गया हो, तो क्या होगा? हमारी बॉडी का ये सेल है, इसकी किसी भी तरह से इंजरी हो गई हो तो हमारी बॉडी उसको छोड़ थोड़ी देगी कि अब इंजरी हो गई हो तो मर जा। हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, ऑब्वियस है, हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। और वही रेस्पॉन्स, इसी रेस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, ठीक है। और हमारी बॉडी किस तरह से रेस्पॉन्स करेगी? तो हमारी बॉडी रेस्पॉन्स ऐसे करेगी कि मान लीजिए सेल है, ये सेल है, ठीक है, ये ब्लू कलर का जो है ये सेल है। तो हमारी बॉडी ऐसे रेस्पॉन्स करेगी कि इस सेल के पास ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आए। क्यों ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आए? क्योंकि ब्लड के साथ इसके पास क्या आएंगे? तो इसके पास हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स आएंगे। हम सब जानते हैं हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स में क्या होते हैं? गामा ग्लोबुलिन्स होते हैं। अगर कोई माइक्रोबियल अटैक होगा तो उसको बचाएगा, ठीक है। साथ ही इसके पास क्या आएगा? तो ब्लड में साथ में इसके पास ल्यूकोसाइट्स आएंगे, ठीक है। इसके पास सेलुलर कंपोनेंट्स जितने भी है ब्लड के वो सब आएंगे। तो सबसे पहली तो चीज़ ये होगी कि इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? इसकी परमिएबिलिटी, जो ब्लड वेसल्स है, इसकी परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ये जो चीज़ें इसके पास आई है वो इस सेल के पास, क्योंकि अब सेल डायरेक्ट तो इसके पास ब्लड आएगा नहीं, बीच में कोई इंटरस्टिशियल स्पेस तो है ना। तो उस इंटरस्टिशियल स्पेस में जाने के लिए कुछ परमिएबिलिटी होती है। तो वो परमिएबिलिटी इतनी बढ़ जाए कि जो भी इसके पास ऑर्गन आ रहे हैं वो इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, ताकि वो इसके पास पहुँच के वो क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो वो क्या करेंगे? एक तो जो कॉज ऑफ इंजरी है उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है, कि भाई किसी भी तरह का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कोई टॉक्सिक मटेरियल है उसको ख़त्म करेंगे। दूसरी बात क्या करेंगे? जो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंजरी है ना, उसको होने से रोकेंगे कि भाई इंजरी के कारण नेक्रोसिस हो रहा है, उस नेक्रोसिस को होने से रोकेंगे। और तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट काम, रिपेयर प्रोसेस शुरू करेंगे। क्या करेगा इन्फ्लेमेशन? रिपेयर प्रोसेस शुरू करेगा। तो इन्फ्लेमेशन बेसिकली हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी का एक फंडामेंटल प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। क्यों डिज़ाइन किया गया है ये इन्फ्लेमेशन? क्यों ये रिस्पॉन्स डिज़ाइन किया गया है? तो हमारी बॉडी के जो इनिशियल कॉज ऑफ इंजरी है, जैसे माइक्रोब्स हुआ, टॉक्सिक मटेरियल हुआ, जो इनिशियल कॉज है और उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उनसे हमारी बॉडी को बचा सके, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है जिसमें मेनली दो चीज़ें इन्वॉल्व होती है, ब्लड वेसल्स
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पहुंच सके, और सेलुलर कंपोनेंट्स ताकि वो सेलुलर कंपोनेंट्स उसको ठीक कर सके। ठीक है, अब इन्फ्लेमेशन बेसिकली दो तरह के होते हैं। ठीक है, दो टाइप्स के होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। नाम से पता पड़ रहा है एक्यूट क्या होता है, जो रैपिड ऑनसेट। ठीक है, पर जितना ज़्यादा रैपिड ऑनसेट हो रहा है उतना ही शॉर्ट ड्यूरेशन, एक ट्रांजिएंट टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए होता है और बहुत जल्दी शुरू होता है। तो ये तो था एक्यूट इन्फ्लेमेशन। तो बेसिकली आज से अपन एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बारे में जानना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो कार्डिनल साइंस। कार्डिनल साइंस होते हैं तो इन्फ्लेमेशन के बेसिकली 5 कार्डिनल साइंस होते हैं। ठीक है, अगर 5 कार्डिनल साइंस की बात करें तो पहला साइन होता है रेडनेस, जिसको अपन र्यूबोर भी बोलते हैं। दूसरा साइन होता है वार्म अप, जो टिश्यू होगा वो रेड होगा, थोड़ा वार्म होगी उस टिश्यू की, जिसको अपन कैलोर भी बोलते हैं। कैलोरी होता है ना वो, कैलोर। ठीक है, तीसरा होगा स्वेलिंग। ऑब्वियस इन्फ्लेम्ड एरिया की स्वेलिंग होती है, जिसको अपन ट्यूमर भी बोलते हैं। ट्यूमर से आप मेटाप्लेजिक ट्यूमर में कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, नॉर्मल ट्यूमर, किसी भी स्वेलिंग को अपन ट्यूमर ही बोलते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट है पेन, जिसको डॉलर बोला जाता है, पैसों वाला डॉलर नहीं। ठीक है, और पांचवा लॉस ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो जो भी सेल होगा जिसका इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसमें 5 कार्डिनल साइंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, रेडनेस, वार्म, स्वेलिंग, पेन और लॉस ऑफ फंक्शन। तो ये इनको बोलते हैं अपन इन्फ्लेमेशन के कार्डिनल साइंस। इन्फ्लेमेशन खुद कोई डिजीज़ नहीं है, इनफैक्ट इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। ठीक है, अब अपन मेन बात करते हैं कि क्या सीक्वेंस होते हैं इवेंट्स, क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं इन्फ्लेमेशन के। तो बेसिकली इन्फ्लेमेशन के टाइम, एक्यूट इन्फ्लेमेशन के टाइम 2 सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है। पहला इवेंट वस्कुलर इवेंट, इंजर्ड टिश्यू के पास ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पहुंचे। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा अपन को ब्लड पहुंचाना है तो बेसिकली एक बात समझो, अपन ये चाह रहे हैं कि ये एक टिश्यू है, ठीक है, और दूसरी अपन बात चाह रहे हैं कि मान लीजिए इस टिश्यू की हो गई इंजरी, मतलब यहाँ पे किसी भी तरह का कोई डैमेज हो गया। ठीक है, तो अब अपन को इस डैमेज को करना है ठीक, क्योंकि बेसिकली इन्फ्लेमेशन यही करवा रहा है। तो इसके टाइम क्या होता है, हमारी बॉडी ये चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड यहाँ पे आए। पहली बात, यहाँ आके वो ब्लड रुके, रुके मतलब टोटली रुके नहीं, धीमे हो जाए, ताकि जितने ज़्यादा कंपोनेंट हो वो यहाँ पे आके इकट्ठे हो सके, और उसके बाद वो कंपोनेंट्स यहाँ से ब्लड वेसल से या इंटरस्टिशियल स्पेस में आए, जिसके कारण वो इस टिश्यू पे एक्ट कर सकेंगे, है ना। तो बेसिकली अपन को क्या करवाना है, सबसे पहले अपन को करवाना है ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड यहाँ है। तो ज़्यादा ब्लड आने के लिए वैसोडाइलेशन करवाना जरूरी है। क्या जरूरी है, वैसोडाइलेशन। उसके बाद अपन को क्या करना है कि यहाँ आके वो ब्लड एक्यूमुलेट हो, है ना, ब्लड के कंपोनेंट्स हो वो एक्यूमुलेट हो। उसके लिए अपन को ब्लड को स्लो डाउन करवाना पड़ेगा, तो स्लोइंग ऑफ ब्लड। उसके बाद क्या करना है अपन को कि वो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं वो ब्लड में से बाहर आए इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो उसके लिए अपन को करवाना होगा, मैं चाह रहा हूँ ये, हाँ हिल गया। उसके लिए अपन को तीसरी चीज़ करवानी होगी कि इसकी परमिएबिलिटी बढ़ानी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वैसोडाइलेशन, फिर स्लोइंग डाउन, और उसके बाद अपन को उसकी परमिएबिलिटी बढ़ानी है। तो बेसिकली अपन को इन्फ्लेमेशन में पहले वस्कुलर चेंजेस में इसके बारे में पढ़ना है। आज अपन इसी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, तो क्या क्या इवेंट्स होते हैं, सबसे पहले होते हैं वस्कुलर इवेंट्स। अगर वस्कुलर इवेंट्स की बात करें तो ब्लड वेसल्स की रिएक्शंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो क्यों होता है, इसका क्या पर्पज़ होता है मेन, तो जो सर्कुलेटिंग सेल्स हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, फ्लूइड है हमारी बॉडी का, वो सर्कुलेशन है साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, है ना। ये बेसिकली सर्कुलेशन है और ये बेसिकली साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन है। तो वो बेसिकली चीज़ें यहाँ से यहाँ तक आ सकें, इसके कारण इस ब्लड वेसल्स में कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक है,
और चेंजेस क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो पहले चेंज क्या होता है, सबसे पहले तो उसका कैलिबर चेंज होता है, मतलब उसका डायमीटर बढ़ता है। डायमीटर बढ़ने को अपन क्या बोलते हैं, वैसोडाइलेशन। उसके बाद उसका फ्लो है ना, तो ज़्यादा ब्लड तो ज़्यादा पहुंचता है पर उसकी स्पीड कम हो जाती है, ब्लड स्लो डाउन हो जाता है। तो पहली चीज़ क्या हो गई, चेंजेस इन वस्कुलर फ्लो एंड कैलिबर। और दूसरी चीज़ इंक्रीज इन वस्कुलर परमिएबिलिटी, ताकि वो अंदर कैपिलरी के अंदर से बाहर आ सके, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ सके। अब देखो, जब बहुत बेसिक बातें अपन को सब धीमे धीमे क्लियर होगी। जब वस्कुलर फ्लो बढ़ रहा है कहीं पे, ठीक है, तो ज़्यादा ब्लड जब वहाँ पहुँच रहा है और वहाँ पहुँच के वो ब्लड एक्यूमुलेट रह रहा है, अपन जो बोल रहे हैं स्लो डाउन होने के कारण, तो उसके कारण वहाँ पे क्या रेडनेस होगी, ऑब्वियस है ना। तो पहला कार्डिनल साइन क्लियर हो गया अपन को कि रेडनेस क्यों होती है। दूसरा, ब्लड जहाँ पे ज़्यादा जाके रुक रहा है वहाँ पे वार्मथ भी होगा, है ना, तो दूसरा कार्डिनल साइन भी क्लियर हो गया। तीसरा, जब वहाँ की परमिएबिलिटी बढ़ गई है तो ऑब्वियस है वो वहाँ पे ज़्यादा ब्लड जा रहा है और वो ज़्यादा ब्लड इंटरस्टिशियल स्पेस में जा रहा है, जिसके कारण वहाँ पे स्वेलिंग होगी, है ना। तो तीसरा कार्डिनल फंक्शन भी क्लियर हुआ कि स्वेलिंग वहाँ पे क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि परमिएबिलिटी, वस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज हुई है। चौथी अगर अपन बात करें स्वेलिंग के बाद, तो स्वेलिंग के बाद चौथी चीज़ क्या होगी, पेन। पेन क्यों होगा, क्योंकि ऑब्वियस है वहाँ पे कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, कुछ चीज़ें आएगी, केमिकल चीज़ें, उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे मीडिएटर्स में, तो वो पेन को स्टिमुलेट करवाएंगी। और पांचवी चीज़, क्योंकि सेल इंजर्ड हो रही है तो लॉस ऑफ फंक्शन तो हो गई होगा। इसलिए बेसिकली जब कार्डिनल साइंस की बात हुई थी तो पहले 4 कार्डिनल साइंस, रेडनेस, वार्म, स्वेलिंग और पेन, इन 4 को ही माना गया था। उसके बाद रॉबर्ट वर्चो ने 5वां लॉस ऑफ फंक्शन को भी एज अ कार्डिनल साइन इंक्लूड किया था। दूसरी चीज़ क्या होती है, वस्कुलर इवेंट्स के बाद सेलुलर इवेंट्स। ठीक है, सेलुलर इवेंट्स में क्या होता है कि जो ल्यूकोसाइट्स हैं, जो कैपेबल ऑफ फैगोसाइटोसिस है, ऑब्वियसली जो टिश्यू डैमेज हुआ है उसका फैगोसाइटोसिस करवाना है। अगर अपन उसका फैगोसाइटोसिस नहीं करवा पाएंगे तो टिश्यू धीमे धीमे नेक्रोसिस होने लग जाएगा और वो पास के कोलेटरल टिश्यू डैमेज करवाना शुरू हो जाएगा। इसलिए अपन चाहते हैं जल्दी से जल्दी इसका फैगोसाइटोसिस हो जाए, ठीक है, जल्दी से जल्दी ये टिश्यू ही खत्म हो जाए ताकि ये कोलेटरल टिश्यू डैमेज नहीं करे। तो ल्यूकोसाइट्स जो कैपेबल ऑफ फैगोसाइटोसिस हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स हुए, मैक्रोफेजेस हुए, इसको अपन साइट पे भेजते हैं। उसके बाद 2 इवेंट्स होते हैं, ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट और ल्यूकोसाइट एक्टिवेशन। इनको अपन अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो अपनी बेसिकली वस्कुलर इवेंट्स के लिए करी है, मतलब क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले वस्कुलर इवेंट में क्या हो रहा है, चेंज इन वस्कुलर फ्लो एंड कैलिबर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, चेंज इन वस्कुलर फ्लो एंड कैलिबर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे अर्लीस्ट फीचर ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है वैसोडाइलेशन। सबसे पहले क्या होगा कि जो भी साइट ऑफ इंजरी है वहाँ पे वैसोडाइलेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे वैसोडाइलेशन देखने को मिलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है कि वैसोडाइलेशन, मान लीजिए ये टिश्यू है, ठीक है, तो ये इसकी वेसल्स है, ये वेसल्स डायलेट हो जाएगी। ठीक है, अभी ये वेसल्स ऐसी है, इस टिश्यू की इंजरी के बाद ये वेसल कुछ इस तरह की हो जाएगी, वेसल्स डायलेट हो गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड यहाँ आए। बट अब ऑब्वियस है वेसल्स डायलेट हो रही है तो मतलब, पर एक बात है कि वेसल डायलेशन से पहले, वैसोडाइलेशन से पहले कुछ सेकंड के लिए, बहुत कम टाइम के लिए, ट्रांजिएंट वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन क्यों हो रहा है, वैसो डायलेशन होना था, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन क्यों होता है। आपकी बुक में आपको एक बात लिखी हुई मिलेगी कि देर वैसो डायलेशन इज फॉलोड अप बाय अ ट्रांजिएंट वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो मैं भी कंफ्यूज हुआ था कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन क्यों होता है, तो मेरे को बाद में पता पड़ा कि कुछ न्यूरोजेनिक फैक्टर्स के कारण, कुछ न्यूरोजेनिक फैक्टर्स के कारण बहुत कम टाइम के लिए वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, बहुत कम टाइम के लिए, और उसके बाद वैसो डायलेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, वैसो डायलेशन। अब वैसो डायलेशन से क्या होता है, तो वैसो डायलेशन से वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। वैसो डायलेशन कौन करवाता है, तो कुछ केमिकल मीडिएटर्स हैं, अपन इनके ऊपर एक अलग लेक्चर लेंगे पूरा केमिकल मीडिएटर्स पे। तो कुछ केमिकल मीडिएटर्स होते हैं जैसे हिस्टामिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये क्या करवाते हैं, वैसोडाइलेशन करवाते हैं। कैसे करवाते हैं ये अपन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके साथ क्या होता है, कुछ नई कैपिलरी बेड्स भी
ओपन अप होते हैं, जो यूजुअली क्लोज्ड रहते हैं। ठीक है, इन सब के कारण क्या हो रहा है, इन सब के कारण हो रहा है हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज। बेसिकली हमको ब्लड फ्लो इंक्रीज करवाना था, तो हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है, जिसको हमको बोलते हैं इरिथमा, जिसके कारण हीट और रेडनेस दो कार्डिनल साइंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि हमारा क्या हो रहा है, वैसोडाइलेशन हो रहा है। अब वैसोडाइलेशन होने के बाद क्या हो रहा है, इंक्रीज परमेबिलिटी हो रही है, मतलब परमेबिलिटी बढ़ रही है ताकि वो चीज़ें ब्लड वेसल्स के अंदर से बाहर जा सकें, है ना, क्योंकि उनको आफ्टरऑल एक्ट कहाँ पे करना है, एक्ट तो अब मान लीजिए स्टेफाइलो ओरियस या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस सेल पे अटैक कर चुका है, तो अब अपन को बेसिकली यहाँ पे तो ल्यूकोसाइट इकट्ठी करके कोई मतलब नहीं है, अपन को बेसिकली एक्ट तो उसको इस सेल पे करवाना है, तो अब वो ल्यूकोसाइट अंदर से बाहर जा सके, है ना, बेसिकली अंदर से वो ल्यूकोसाइट बाहर जा सके, तो उसके लिए यहाँ की परमिएबिलिटी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले वैसोडाइलेशन होता है, उसके बाद परमिएबिलिटी इंक्रीज़ होती है। इसको अभी अपन पूरा, इसमें क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं परमिएबिलिटी इंक्रीज़ करने के, इसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे, अपन और बातें कर देखते हैं। तो वैसोडाइलेशन हुआ, साथ में लॉस ऑफ फ्लूइड हुआ है, क्योंकि परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड बाहर जा रहा है, तो उसके कारण क्या होता है, उसके कारण हमारा ब्लड धीमा पड़ जाता है। ऑब्वियस है, कोई पाइप अगर इतना सा है तो उसमें से पानी बहुत तेज़ गति से निकलेगा, है ना, अगर वो पाइप ही इतना बड़ा हो गया तो उसमें पानी थोड़ा धीमे धीमे जाएगा आगे, है ना। दूसरी बात, अगर आप पानी कम भर रहे हो पाइप में तो ऑब्वियस है वो पानी और भी धीमे धीमे चलेगा। ठीक है, एक तो पहले से बड़ा पाइप, उसके ऊपर बाद में अपन ने उसमें पानी बहुत कम भरा, तो वो धीमे धीमे चलेगा, तो उसके कारण ब्लड स्लोअर डाउन हो गया। अपन ने डिस्कस करा था कि हमको उस टिश्यू के पास ब्लड को स्लोअर डाउन करवाना है। ठीक है, अब वो ब्लड स्लो डाउन क्यों हो गया, क्योंकि फ्लूइड तो बाहर चला गया, फ्लूइड तो यहाँ से बाहर चला गया, लेकिन अंदर आरबीसीज थे, आरबीसीज बाहर थोड़ी जाते हैं, आरबीसीज सेल के बाहर थोड़ी जा पाएंगे, मतलब ब्लड वेसल्स के बाहर, तो आरबीसीज अंदर वहाँ पे एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे, आरबीसी की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जिसके कारण विस्कोसिटी बढ़ गई, क्योंकि फ्लूइड कंपोनेंट ही तो था जो विस्कोसिटी को मेंटेन करके रख रहा था, फ्लूइड कंपोनेंट नहीं है तो विस्कोसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टेसिस। इसमें क्या होता है कि स्मॉल वेसल्स का डायलेशन टाइटली पैक्ड विथ आरबीसीज। ठीक है, मतलब स्मॉल वेसल्स जो होती है वो टाइटली पैक्ड होती है आरबीसी से, एक तो धीमे धीमे जा रही है और आरबीसी जाके इतनी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो चुकी है वहाँ पे, तो इसके कारण स्टेसिस देखने को मिलता है, जो क्या करवाता है वस्कुलर कंजेशन। ऑब्वियस है कंजेशन होएगा, कंजेस्टेड है इतनी सी वेसल, इसमें सब आरबीसी टाइटली पैक होगी तो कंजेस्टेड है, जिसके कारण वहाँ पे लोकल रेडनेस देखने को मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो हमने ये देख ली कि हमने मतलब वैसोडाइलेशन करवा दिया, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे ब्लड को इकट्ठा करवा दिया। ठीक है, अब वो ब्लड हमने वहाँ पे इकट्ठा क्यों करवाया है, ताकि क्या हो सके, देखो ये ब्लड वेसल्स, ठीक है, यहाँ से जा रही है, मतलब नॉर्मल ल्यूकोसाइट जा रही है। ठीक है, अब अपन चाहते हैं कि ल्यूकोसाइट यहाँ पे इंजर्ड टिश्यू पाए, तो हमने पहली चीज़ क्या करी, हमने इस ब्लड वेसल को डायलेट करवा दिया, जो है उससे बड़ी बना दी, तो अब ज़्यादा ब्लड यहाँ पे आ रहा है, ऑब्वियस है। ऊपर से हमने इसको ब्लड को धीमे 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 पास करवा रहे हैं, यहाँ से हम जो ब्लड पास करवा रहे हैं वो धीमे धीमे पास करवा रहे हैं। तो ल्यूकोसाइट्स क्या होती है, यहाँ पे आके इकट्ठी हो रही है, अब ल्यूकोसाइट्स यहाँ आके इकट्ठी हो रही है। उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने इस मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस कर दिए, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो ल्यूकोसाइट यहाँ की इकट्ठी हुई थी वो इस टिश्यू पैक करने के लिए इस मेम्ब्रेन से बाहर जा सके। ठीक है, तो बेसिकली वस्कुलर चेंजेस में यही चीज़ें हो रही है। अब ये मेम्ब्रेन में क्या चेंजेस किए अपन ने, तो मेम्ब्रेन की हमने परमिएबिलिटी बढ़ा दी, मतलब एक तरह से मेम्ब्रेन से वस्कुलर लीकेज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने वस्कुलर लीकेज लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वस्कुलर लीकेज हो रहा है। तो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तो बेसिकली सबसे सिंपल सी चीज़ ये है कि आप ये मान लीजिए ये हमारे ब्लड वेसल्स के सेल्स हैं, एंडोथेलियल सेल्स। ठीक है, एक ही साइड के मानते हैं। ठीक है, और ये हमारी ब्लड वेसल्स के सेल हैं। ये इस तरफ जो है जहाँ पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन लिखा हुआ है, ये ब्लड वेसल का अंदर का एरिया है, मतलब जहाँ पे ब्लड है। ठीक है, ये रेड रेड ब्लड है। ठीक है, और ये बाहर का इंटरस्टिशियल एरिया हो गया, जो ये है ग्रीन ग्रीन, ये हो गया इंटरस्टिशियल एरिया। ठीक है, ये क्या हो गया, इंटरस्टिशियल एरिया। हमको बेसिकली यहाँ से चीज़ यहाँ लानी है, तो अभी इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या, स्पेस बहुत कम है,
ये चीज़ अंदर से बाहर नहीं आ सकती। पर अब अपन ने करवा दिया इन चीज़ों का कॉन्ट्रैक्शन। ये जो एंडोथीलियल सेल्स है ना, इनको करवा दिया बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट के कारण क्या करवाते हैं अपन, इसकी साइज कर देते हैं इंक्रीज। कॉन्ट्रैक्शन के बाद कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा अपन को, जैसे पहले इतना बड़ा था, अब कॉन्ट्रैक्शन के बाद कैसा हो गया, कॉन्ट्रैक्शन के बाद कुछ इस तरह के होगा। ठीक है, वो चूंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो उन्होंने बीच में जगह कर दी। चूंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं तो बीच में जगह हो गई है जिसमें से सेल्स बाहर आ सकते हैं। ठीक है, बाहर आके इंटरस्टिशियल टिश्यू में एक्यूमुलेट हो सकते हैं। तो पहली चीज़ क्या थी, पहली चीज़ थी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोथीलियल सेल्स, स्पेसिफिकली वेन्यूल्स। ठीक है, आर्टीरियल्स नहीं, वेन्यूल्स। वेन्यूल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, वेन्यूल्स का एंडोथीलियल सेल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वेन्यूल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, जिसके कारण इंटर एंडोथीलियल स्पेस बढ़ जाती है। कौन करवाता है वेन्यूल्स का कॉन्ट्रैक्शन, तो ये वेन्यूल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है हिस्टामिन हुआ, नाइट्रिक ऑक्साइड हुआ, ये करवाता है। बट एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको अपन बोलते हैं इमीडिएट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। इमीडिएट मतलब रैपिडली होता है, बट ट्रांजिएंट मतलब शॉर्ट टाइम के लिए ही होता है। ये रेस्पॉन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोथीलियल सेल्स शॉर्ट टाइम के लिए ही होता है। ठीक है, उसके बाद पहली चीज़ तो ये थी। दूसरी चीज़ होती है एंडोथीलियल सेल्स की इंजरी। ठीक है, एंडोथीलियल सेल्स अगर इंजर्ड हो जाएंगे, मान लीजिए ये एंडोथीलियल सेल्स थे, अभी इनके बीच में जगह नहीं है, अब ये मान लो सेल्स ही इंजर्ड हो गए, सेल्स कुछ इस तरह के हो गए, तो ऑटोमेटिकली जब सेल्स इंजर हो जाएंगे तो भी अंदर की चीज़ें बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो ये सेल इंजरी भी दो कारण से हो सकती है। अब या तो एंडोथीलियल सेल इंजरी किसी बर्न, एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, इनके कारण हो सकती है, या जो अपने प्रोटेक्शन के लिए, हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन के लिए न्यूट्रोफिल सेल्स एडेयर होते हैं एंडोथीलियल सेल्स से। ठीक है, हमने बोला था वहाँ पे न्यूट्रोफिल जाके एडेयर होएगी, तो उस एडेरेशन के कारण भी हमारे जो एंडोथीलियल सेल्स हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं। ठीक है, वो उस एडेरेशन के कारण भी वो सेल्स इंजर्ड हो जाते हैं, जो लेट फेज ऑफ इन्फ्लेमेशन में देखने को मिलता है। कि ठीक है, जब वो थोड़ी देर जाके एडहेयर होकर रहे, वहाँ पे एक्यूमुलेट होकर रह रहे हैं न्यूट्रोफिल्स, तो वो खुद भी उसको इंजर्ड कर देंगे, जिसके कारण न्यूट्रोफिल्स अंदर से बाहर जा सके। ये भी रैपिड है, बट ये कुछ घंटों से कुछ दिन तक रहता है। वो रैपिड था, ठीक है, बट वो शॉर्ट लिव्ड था। ये रैपिड है बट लॉन्ग लिव्ड है, क्योंकि वो डैमेज हो रहे हैं एंडोथीलियल सेल्स, तो उनको रिपेयर होने में टाइम लगेगा। ठीक है, वो केवल वेन्यूल में होता था, ये आर्टीरियोल्स, उसके बाद कैपिलरीज, उसके बाद वेन्यूल्स, सब जगह होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तीसरा मेथड होता है ट्रांससाइटोसिस का बढ़ जाना। ठीक है, ट्रांससाइटोसिस क्या होता है, तो बेसिकली ये एंडोथीलियल सेल्स हैं, इस एंडोथीलियल सेल्स के बीच में से ट्रांसपोर्ट होना। ठीक है, फ्लूइड का और प्रोटीन्स का इस सेल के बीच में से ट्रांसपोर्ट होना, इसी को अपन ट्रांससाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, वैक्यूलर ऑर्गेनेलीज इसमें मदद करती है, कुछ वेसिकल्स होते हैं और कुछ वैक्यूल्स होते हैं जो इसमें मदद करते हैं। क्या करते हैं ये VEGF, ठीक है, एक ग्रोथ फैक्टर होता है ये इन वैक्यूलर ऑर्गेनेलीज की साइज और नंबर को बढ़ा देता है। ठीक है, जब ये वैक्यूलर इंजरीज के साइज और नंबर को बढ़ा देगा, तो देखो जब भी इन्फ्लेमेशन होगा ये VEGF बढ़ेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, वैक्यूलर साइज मतलब ऑर्गन्स के साइज और साइज और नंबर दोनों को बढ़ा रहा है, जिसके कारण वो अंदर से चीज़ें बाहर आ पा रही है। समझ रहे हैं आप? तो बेसिकली ये तो चीज़ें थी इन्फ्लेमेशन की बेसिक्स, मतलब इन्फ्लेमेशन के वस्कुलर चेंजेस। अब जो तो अभी तक अपन ने बेसिकली ब्लड वेसल्स में चेंजेस के बारे में पढ़ा था कि ब्लड वेसल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो अपन वापस एक बार देख लेते हैं ब्लड वेसल्स में क्या क्या चेंज होते हैं। तो सबसे पहले तो ब्लड वेसल का होता है वैसोडाइलेशन। ठीक है, वो ब्लड वेसल का वैसोडाइलेशन होगा। उसके बाद उसके अंदर स्लोइंग होगी, स्लोइंग ऑफ ब्लड क्यों होता है, स्टेसिस के कारण। स्टेसिस, ठीक है, किसके कारण होता है, स्टेसिस के कारण, STASIS। स्टेसिस के कारण क्या होता है, एक तरह का वस्कुलर कंजेशन, जिसके कारण ब्लड यहाँ पे स्लो डाउन हो जाता है। और स्लोइंग डाउन ब्लड के बाद क्या होएगा, यहाँ पे परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब परमिएबिलिटी इंक्रीज भी 3 तरह के कारण होती है, या तो एंडोथीलियल सेल्स इंजर्ड हो जाते हैं उसके कारण,
ये एंडोथेलियल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं उसके कारण, या फिर बीच में से ट्रांसपोर्ट बढ़ जाता है उसके कारण। ठीक है, तो इसके बाद अगर अपन बात करें कि लिम्फेटिक्स में क्या चेंज होते हैं, ठीक है, तो अपन जानते हैं कि लिम्फेटिक का बेसिक काम है एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड को फिल्टर आउट करना। ठीक है, लिम्फेटिक्स का बेसिक काम क्या है, एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड को फिल्टर आउट करना। अब नॉर्मली तो एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड बहुत कम बनता है बॉडी में, ठीक है, लेकिन इन्फ्लेमेशन के टाइम अपन जान चुके हैं कि चूंकि परमिएबिलिटी बढ़ जाती है तो एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड भी बढ़ जाता है, क्योंकि जितना भी फ्लूइड अंदर था वो सब एक्स्ट्रा वेस्कुलर में बन जाता है। ठीक है, वो फ्लूइड अंदर से बाहर आ गया, ये बाहर वाला ही फ्लूइड तो एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ना। और हमारी बॉडी के लिम्फेटिक सिस्टम का काम यही है कि इस एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड को फिल्टर आउट करना। तो इन्फ्लेमेशन जब होगा तो लिम्फ फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड भी इंक्रीज हो रहा है, साथ में जो ल्यूकोसाइट्स है, सेलुलर डेब्रीज है, माइक्रोब्स हैं, वो भी अपना रास्ता एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड लिम्फ के थ्रू ही निकालते हैं। ठीक है, तो अब इसको इंक्रीज लिम्फ फ्लो को हैंडल करने के लिए हमारी जो लिम्फेटिक वेसल्स है, लिम्फ वेसल्स है, वो प्रोलिफरेट होती है। ठीक है, साथ में लिम्फ वेसल्स का क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, सेकेंडरी इन्फ्लेमेशन, साथ में लिम्फ नोड्स का भी सेकेंडरी इन्फ्लेमेशन होता है। तो ये बेसिक बातें थी कि क्या होता है हमारी बॉडी में, मतलब इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्स में हमारी ब्लड वेसल्स में क्या क्या होता है। साथ में अगर अपन बात करें तो क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि क्लिनिशियंस जो होते हैं, ठीक है, वो क्लिनिशियंस रेड स्ट्रिक स्किन में जहाँ पे वुंड है, मतलब जहाँ पे घाव है, उसके पास में रेड स्ट्रिक देखते हैं। ठीक है, वो रेड स्ट्रिक किस चीज़ का साइन है, तो वो रेड स्ट्रिक इन्फ्लेमेशन मतलब इन्फेक्शन का ही साइन है कि उस वुंड में, उस घाव में इन्फेक्शन हो चुका है, और वो इन्फेक्शन भी इसी लिम्फेटिक्स के फॉर्म मार्फत ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो वो जो रेड स्ट्रिक्स हैं वो और कुछ नहीं है, वो हमारी बॉडी की, मतलब हमारे अंदर की इन्फ्लेम हुई हुई लिम्फेटिक वेसल्स हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिकली पहली वीडियो थी एक्यूट इन्फ्लेमेशन पे, कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन पे क्या क्या वस्कुलर चेंजेस होते हैं। वस्कुलर चेंजेस के साथ साथ अपन ने क्या बात करी थी, क्या क्या लिम्फेटिक में चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ थैंक यू। दिस वॉज जयंत शर्मा फ्रॉम GMC बाड़मेर।